हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाई एसपी सर पे। आज हम लोग जो बैंकिंग अवेयरनेस का लगातार जो क्लासेस चल रहा है ऑनलाइन, उसी क्रम में ये जो है 11th वीडियो है। बैंकिंग अवेयरनेस वीडियो नंबर 11th है। इसके पहले मैंने 10 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे LAF एंड MSF में क्या डिफरेंसेस है, किसको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, किसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पूरा इसका जो है दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, पूरा इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको तो इसको लाइक और करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले LAF और MSF को समझने के लिए हमको समझ लेने का जरूरत है कि बैंकिंग जो बैंक का एक्टिविटी है उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे तो फिर हमको MSF और LAF में समझने में सहूलियत होगी। तो जैसा कि आप पहले से भी जान रहे हैं कि बैंक एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन का काम करता है, मतलब जमा लेता है और उधार देता है। फिर अब जो जमा लेता है उसी का टेक्निकल टर्म है, देखिएगा NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी जो है बैंक का टोटल डिपॉजिट होता है, टोटल लायबिलिटी होता है। तो इसके लिए देखिएगा ये NDTL पे मैंने एक अलग से पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद से इस डिपॉजिट का ही रेशियो होता है जिसको बोलते हैं CRR SLR, मतलब इसी NDTL का रेशियो होता है CRR और SLR। तो उस पर भी मैं अलग से वीडियो बना दिया हूं, तो उसको भी आप जा करके देख लीजिए। ये रिजर्व रेशियो होता है RBI का। तो जितना बैंक जमा ले रहा है उसका एक हिस्सा जो है कीप विथ RBI, मतलब RBI के पास रख दे रहा है। तो RBI के पास रख रहा है तो उसी को बोल रहे हैं कैश रिजर्व रेशियो, जो एट प्रेजेंट 3% है। और फिर कीपिंग विथ बैंक इटसेल्फ, जो बैंक अपने पास रखता है इस डिपॉजिट का एक रेशियो, उसी को बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो CRR और SLR पे भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, रिजर्व रेशियो ऑफ RBI करके, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अब ये रिजर्व हो गया, जितना जमा लिया उसका 3% और 18% ये रिजर्व हो गया, 21% रिजर्व हो गया। तो रेस्ट जो है 79% को क्या कर सकता है, बैंक लोन दे सकता है। तो बैंक लोन दे सकता है 79% को। तो ये नॉर्मल कंडीशन है। अब देखिएगा जैसे अभी उधार सस्ता है, रेपो रेट देखिएगा अपने लोएस्ट है, 8 है, 10 साल का सबसे लोएस्ट है 8% 4% है रेपो रेट। तो अब उधार सस्ता है तो लोग ज्यादा उधार ले रहे हैं बैंक से। तो वैसे स्थिति में बैंक के पास जो है लिक्विडिटी की कमी हो जाती है, नकदी की कमी हो जाती है, ताकि वो और भी एक्स्ट्रा जो है उधार दे सके ग्राहक को। तो फिर वो कस्टमर को उधार करने के लिए RBI से बैंक बोरो करने लगता है। बैंक बोरो फ्रॉम RBI, उधार ले लेता है एक्स्ट्रा उधार देने के लिए। तो उसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है रेपो रेट। मतलब RBI जो उधार लिया, RBI से जो उधार लिया बैंक, उसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है रेपो रेट। अब जैसे जब उधार महंगा होता है, रेपो रेट अधिक होता है, जैसे 6.5-7% था, 8% भी था, तो उस समय लोग कम उधार लेते हैं। तो जब कम उधार लेंगे तो फिर जो है बैंक क्या करेगा, तो बैंक जो है जो इससे कम उधार लेगा लोग, तो बैंक क्या करेगा कि जो एक्स्ट्रा उसके पास लिक्विडिटी है वो RBI के पास डिपॉजिट कर देगा। तो RBI उसको रिवर्स रेपो रेट, उस पर रिवर्स रेपो रेट देता है। तो रिवर्स रेपो रेट एट है 3.35% और दोनों के बीच में डिफरेंस है 0.65%। तो रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ये आपको समझ में आ गया शॉर्ट में। लेकिन अगर आपको डिटेल समझना है तो आपको अलग से इसका मैंने वीडियो बना दिया है, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट करके। मतलब सारा चीज को मैं पहले से आपको डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन दे चुका हूं अलग अलग वीडियो में। तो सब देखिए, 10 से 15 मिनट के वीडियो में बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहता है। तो ये हो गया। अब जो बैंक के पास कभी जो है लिक्विडिटी का कमी हो जा रहा है, कभी उसके पास सरप्लस लिक्विडिटी हो जा रहा है, तो उसी कंडीशन से निपटने के लिए RBI एक सुविधा देता है बैंकों को। उसी सुविधा को बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या हो गया,
तो एक तरह का ये फैसिलिटी है जो प्रोवाइड कर रहा है आरबीआई बैंकों को, जिसके माध्यम से बैंक आरबीआई से उधार ले रहे हैं और जब ज्यादा हो जा रहा है तो आरबीआई को उधार दे रहा है। तो एलएएफ का दो पार्ट हो गया, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अब इससे अगर काम चल गया, एलएएफ सुविधा के तहत जितना उधार देना है बैंकों को उतना आरबीआई उधार दे दिया, उसके बावजूद अगर बैंकों को लिक्विडिटी का जरूरत है तो उस समय लिक्विडिटी की क्रंच की स्थिति हो जाती है और फिर बैंक इंटर बैंक लेन देन शुरू कर देते हैं। इंटर बैंक जो है लैंडिंग बोरिंग शुरू कर देते हैं मनी मार्केट में। तो उस स्थिति में इंटर बैंक जो लैंडिंग रेट होता है उसमें वोलाटिलिटी जो है बहुत बढ़ जाता है, ऊपर नीचे होने लगता है। तो ये दो कंडीशन, मतलब लिक्विडिटी क्रंच की स्थिति हो गई है और दूसरी स्थिति हो गई हाई वोलाटिलिटी इन इंटर बैंक लैंडिंग रेट। तो ये दो सिचुएशन से निपटने के लिए आरबीआई एक नया सुविधा लॉन्च किया, उसी को बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मतलब मेन जो है लिक्विडिटी को मैनेज करना इसका काम है। एलएएफ से हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर एक और सुविधा देता है आरबीआई बैंकों को, उस सुविधा को बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ। तो अब ये आपको समझ में आ गया कि एलएएफ क्या है, एमएसएफ क्या। तो अब इसमें हम लोग समझेंगे कि क्या है दोनों में सिमिलैरिटीज, क्या है डिफरेंस है। तो चलिए अब जैसे ये समझ में आ गया आपको, एक शॉर्ट में ये सब हमने बता दिया, इसका अलग अलग से वीडियो बना दिया है तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो एलएएफ हो गया लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं तरलता समायोजन सुविधा। तो अब इस सुविधा को इंट्रोड्यूस किया गया था आरबीआई के द्वारा 2000 में। जैसे 1999 में इसको इनिशियली जो है फुल फ्लेज नहीं शुरू किया गया था, मतलब कि नरसिम्हम कमेटी के सुझाव पे 1999 में इसको शुरू किया गया था, लेकिन फुल फ्लेज तरीके से इसको शुरू किया गया 2000 में। और इस सुविधा के तहत जो है बैंक को आरबीआई लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। फिर इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2011 में। तो ये दोनों में आपको समझ में आ गया होगा कि मई 2011 में 3 मई को इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और 9 मई से वो इफेक्ट में आ गया था, मतलब प्रभाव में आ गया था, मतलब उसके आधार पर बैंक लेना देना शुरू कर दिए थे। तो पहला चीज हो गया कि कब दोनों जो है लाया गया, तो एक 2000 में लाया गया, एक 2011 में लाया गया। अब अंडर दिस फैसिलिटी एलएएफ के तहत क्या है, अंडर दिस फैसिलिटी बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई, बैंक जो है आरबीआई से उधार ले सकते हैं अप टू 1% ऑफ देयर एनडीटीएल, मतलब जितना बैंक का एनडीटीएल है उस एनडीटीएल का 1% उधार ले सकता है। और उसमें से जो है 0.25% जो है ओवरनाइट बेसिस के हिसाब से ले सकता है और 0.75% जो है टर्म रेपो के हिसाब से ले सकता है। तो दोनों 1% तक उधार ले सकता है, 0.251 मतलब कि ओवरनाइट बेसिस पे, और टर्म रेपो मतलब कि 14 दिन या 30 दिन के लिए ले सकता है 0.75%। तो टोटल 1% तक उधार ले सकते हैं बैंक। जैसे मान लीजिए कि सब बैंक का मिलाकर के 125 लाख करोड़ अगर है तो इसका मतलब है कि 1,25,000 करोड़ रुपया जो है इसके माध्यम से उधार ले सकते हैं बैंक आरबीआई से। सब बैंक का अगर एनडीटीएल 125 लाख करोड़ है तो इसका मतलब है कि 1,25,000 करोड़ रुपया इस सुविधा के तहत बैंक ले सकते हैं। और हर बैंक का एनडीटीएल अलग अलग होता है, किसी का 5 लाख करोड़ है, किसी का 10 लाख करोड़ है, तो उसी के अनुपात में वो उधार ले सकता है। तो ये सब समझ में आ गया। अब इससे अगर काम नहीं चला तो फिर बैंक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का उपयोग करके अपनी लिक्विडिटी को एडजस्ट करते हैं। तो इस सुविधा के तहत बैंक कितना बोरो कर सकता है, तो अंडर दिस फैसिलिटी बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई ऑफ देयर एनडीटीएल 2% ऑफ देयर एनडीटीएल, मतलब 2% तक ले सकता है। मतलब कि ये ज्यादा इसमें उधार ले सकता है, लेकिन इसका ब्याज दर क्या है, तो उसका ब्याज दर ज्यादा लगेगा। जैसे रेपो रेट 4% है और एमएसएफ 4.25%, मतलब उधार तो मिलेगा लेकिन आपको ब्याज ज्यादा देना होगा, 0.25% अभी अधिक है। तो इस तरह से ये हम समझेंगे कि ये क्यों अधिक होता है। तो ये हो गया। फिर दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जैसे आप जान रहे हैं कि 1 डे टू 90 डेज के लिए होता है रेपो रेट, और उसमें आप देखिएगा कि एक नया है लॉन्ग टर्म रेपो रेट, तो वो 1 to 3 इयर्स के लिए होता है। और दिस इज फॉर ओवरनाइट, मतलब ये एक दिन के लिए होता है।
एक दिन के लिए होगा, एक दिन के लिए इसमें उधार लेंगे बैंक। तो ये दोनों में डिफरेंसेस है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब 1 डे टू 90 डेज के लिए, और ये जो है ओवरनाइट मतलब एक दिन के लिए होता है। फिर इसमें मिनिमम जो है लैंडिंग अमाउंट होगा ₹5 करोड़। मतलब इसमें आरबीआई जो है उधार देगा बैंकों को, मिनिमम 5 करोड़ से कम का उधार नहीं देगा, आपको 5 करोड़ मिनिमम लेना होगा उधार, और फिर उसके मल्टीपल में, मतलब कि 5 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर 15, फिर 20, फिर 25, इस तरह से आप। तो ये हो गया। और इसमें क्या है, तो मिनिमम 1 करोड़ रुपया उधार मिल सकता है। इसमें जो है मिनिमम लैंडिंग अमाउंट होगा ₹1 करोड़, और फिर उसके मल्टीपल में 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, इस तरह से। तो ये भी दोनों में डिफरेंस है कि इसमें 5 करोड़ मिनिमम उधार देगा आरबीआई बैंकों को, उसमें 1 करोड़ उधार देगा। फिर जो है ये इसमें क्लाइंट जो है आरबीआई के सभी क्लाइंट पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, रेपो ऑपरेशन है, तो इसमें आरबीआई के सभी क्लाइंट पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब जितने शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो भी, और फिर जो प्राइमरी डीलर हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ट्रांजेक्शन करते हैं, प्राइमरी डीलर, वो दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। ये मतलब कि एलएएफ। जबकि एमएसएफ में क्या है, तो इसमें ओनली शेड्यूल कमर्शियल बैंक कैन बी बिड, मतलब केवल जो है इसमें बोली केवल शेड्यूल कमर्शियल बैंक लगा सकते हैं, और इसमें एलिजिबल होंगे बिड बोली लगाने के लिए शेड्यूल कमर्शियल एज वेल एज प्राइमरी डीलर्स। तो ये हो गया। फिर उसके बाद ये दोनों में डिफरेंस समझते थे। फिर बैंक कैन नॉट सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू आरबीआई दैट पार्ट ऑफ द एसएलआर कोटा। तो देखिए इसमें है, यहाँ समझने की बात है कि जैसे अब है क्या कि जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब ये इसी को बोलते हैं रेपो रीपर्चेज ऑपरेशन बोलते हैं। रेपो डिटेल्स में देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसमें बैंक जो है आरबीआई से कर्ज लेते हैं, तो उसके अगेंस्ट में कोलैटरल सिक्योरिटीज गिरवी बंधक रखते हैं, तब आरबीआई उधार देता है बैंकों को। तो अब इसमें जो सिक्योरिटीज जो है, आपके पास जो सिक्योरिटीज आप रखे हुए हैं एसएलआर, जो इतना 18% आपको रखना है, उसके तहत जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करके रखे हुए हैं, तो उसको सेल नहीं कर सकते हैं आप आरबीआई रीपरचेज करने के लिए। उसके अतिरिक्त ये 18% के एडिशनल जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ट्रेजरी बिल्स है, बॉन्ड्स है, उसी को आप सेल करके आरबीआई से उधार ले सकते हैं एलएएफ के तहत। तो ये समझने का जरूरत है। और इसमें क्या है कि बैंक कैन सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम इट्स एसएलआर कोटा, मतलब कि एमएसएफ के तहत कर्ज लेने के लिए वो इसके तहत जो सिक्योरिटीज रखे हुए एसएलआर के तहत, उसको भी सेल करके उधार ले सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये समझ में आ गया। अब जो रेपो रेट से क्या होता है, तो ये अबव होता है, अधिक होता है। जैसे आपको दिख रहा है कि 4% है, ये 4.25% है, तो अधिक होता है। सपोज जैसे रेपो रेट है R% है, जितना भी हो 4%, 5%, R% है, तो एमएसएफ लैंडिंग रेट जो है वो ऑलवेज क्या होगा, तो एबव रेपो रेट होगा, मतलब R% प्लस X% जो है वो आपको कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी 0.25%, मतलब रेपो रेट में एडिशनल जो है, मतलब रेपो रेट से एबव रहता है। तो रेपो रेट प्लस X% और X% अभी है 0.25%। और इनिशियली जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एमएसएफ को, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये था 1% अबव द रेपो रेट, 1% था रेपो रेट से अधिक, और वो डिफरेंस कम होते होते जो है 0.5 हुआ, फिर 0.5 से 2.5% हो गया, 0.25% हो गया। तो इस तरह से हम समझ में आ गया होगा अब आपको कि एमएसएफ क्या है, एलएएफ क्या है। ये दरअसल में बैंकों के पास जो लिक्विडिटी क्रंच हो जाता है, नकदी का कभी उसके पास कमी हो गया, कभी उसके पास नकदी बढ़ गया, तो उसके लिए एलएएफ का सुविधा है। और जब उससे भी वो सिचुएशन नहीं संभलता है, तो फिर उसको एक आरबीआई नई सुविधा दिया, और उस सुविधा को बोलते हैं एमएसएफ। तो इस तरह से ये जो है वीडियो आपका कंप्लीट हुआ। तो ये आरबीआई का इसके बाद एक ओपन मार्केट ऑपरेशन बचा हुआ है, तो उसको बता देंगे। तो इस तरह से आरबीआई कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।